मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ रहे, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। बरेली जा रहे हैं क्या? मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। कई महीनों बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने भले ही उन्हें पार्टी का पुराना दरख्त बताते हुए उनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन यूपी की राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बेहद अहम हो गया है कि क्या अब वाकई अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को आजम खान की जरूरत है? क्या आजम खान के पास अब भी इतनी पावर है कि वो समाजवादी पार्टी में अपना सिक्का फिर से वैसे ही चलाने लगे जैसा पहले चलता था? क्या आजम खान अब अखिलेश यादव के लिए किसी काम के हैं या अखिलेश यादव ने उनका विकल्प तैयार कर दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेल से निकलने के बाद आजम खान ने तमाम ऐसे इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने इशारा किया कि वो अखिलेश यादव से नाराज है, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया गया। दरअसल आजम खान का समाजवादी पार्टी में भविष्य क्या होगा, ये जानने से पहले हमें उनके अतीत को जानना होगा, जिससे पता चल सके कि आजम के पास यूपी में कितनी पावर हुआ करती थी। आजम खान रामपुर से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनका रसूख ऐसा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी मुसलमानों का सूबे का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे मुलायम सिंह यादव काफी मानते थे और उनकी सरकारों में आजम खान खास विभागों के मंत्री रहा करते थे।
यूपी में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है। खास तौर से रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी का घनत्व काफी ज्यादा है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। ऐसे में रामपुर के आजम खान इस पूरी बेल्ट में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। आजम खान के रसूख का आलम यह था कि अखिलेश सरकार के दौरान जब उनकी भैंसें चोरी हुई तो पूरा सरकारी अमला उन्हें खोजने लग गया था। तब आजम खान ने कहा था कि उनकी भैंसें तो क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन वक्त बदला। यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो आजम के खिलाफ पुराने मुकदमे फिर से खुलने लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2 बार में करीब 50 महीने आजम जेल में रहे और इस दौरान समाजवादी पार्टी समेत उनके रामपुर में बहुत कुछ बदल गया। रामपुर के चुनावों में उनके करीबियों की हार होती गई और यहाँ तक कि उनके बेटे की भी हार। रामपुर में मुहिबुल्लाह नकवी जैसे नए मुस्लिम चेहरे की ग्राउंड पर पकड़ बनती गई। आजम खान के विरोध के बावजूद अखिलेश ने उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव में टिकट दिया और वो जीत गए। हालांकि मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट आजम खान ने कटवा दिया। इसका मलाल एसटी हसन को अब तक है। इधर आजम खान जेल में रहे, उधर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी। अब समाजवादी पार्टी बस मुस्लिम यादव के एमआई समीकरण पर आधारित नहीं रही, बल्कि पीडीए की बात करती है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सवाल ये भी है कि क्या आजम खान पर अखिलेश की कोई निर्भरता बची है या अब रणनीति बदल चुकी है। अखिलेश यादव ने बीते कुछ सालों में समाजवादी पार्टी में ऐसे कई मुस्लिम नेताओं और चेहरों को ग्राउंड पर आगे बढ़ाया है जिनकी अपनी सियासी जमीन मजबूत मानी जाती है। पूर्वांचल में अफजाल अंसारी, पश्चिम में इकरा हसन, मुरादाबाद संभल में जियाउर रहमान बर, कानपुर में इरफान सोलंकी। वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ अपने इलाके में पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी साथ बढ़ाई है। चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2024 में सपा के जिन 5 मुसलमानों ने लोकसभा का टिकट हासिल किया वो सभी सीटें सपा ने जीती। यही वजह है कि आजम खान की दखल के बिना भी अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण काफी मजबूत दिखाई देता है। तो फिर जब आजम खान अखिलेश के लिए उतने उपयोगी नहीं रहे तो उनसे मिलने रामपुर उनके घर अखिलेश क्यों पहुंचे? इसका जवाब यह है कि आजम खान जैसे सीनियर लीडर को अखिलेश यादव यूपी चुनाव 2027 से पहले नाराज नहीं करना चाहते। आजम खान के साथ मुस्लिम सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। आजम की वजह से ही पार्टी के मौजूदा मुस्लिम नेताओं में असंतोष भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस असंतोष को नजरअंदाज करना अखिलेश के लिए मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि अखिलेश आजम खान की वापसी के बाद उन्हें समाजवादी पार्टी में कितनी पावर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।